ग्रेटर नोएडा में आज प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ के विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का किया उद्घाटन। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश में तीनों सेनाओं में समन्वय के प्रयास जारी। नई दिल्ली में भारतीय सेना के लॉजिस्टिक्स सेमिनार को किया संबोधित। रायपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक में आनुषंगिक संगठनों के कामकाज पर हुई चर्चा। और कोरबा जिले में आज सुबह सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने घटना पर जताया दुख। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ के विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में भारत सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। ये सेक्टर भारत के करीब 8 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराता है। उन्होंने कहा कि भारतीय डेयरी उद्योग इस मायने में सबसे अलग है कि ये सहकारिता के मॉडल पर आधारित है, जो छोटे और सीमांत किसानों, खासकर महिलाओं का सशक्तिकरण करता है। आज भारत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। आज भारत के 8 करोड़ से ज्यादा परिवारों को ये सेक्टर रोजगार मुहैया कराता है। भारत के डेयरी सेक्टर की यूनिकनेस आपको अन्य जगह पर शायद ही कभी कहीं मिल जाए। आज वर्ल्ड डेयरी समिट में इसका जिक्र मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि विश्व के अनेक गरीब देशों के किसानों के लिए ये एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल बन सकता है। साथियों, भारत के डेयरी सेक्टर की इस खासियत को एक और यूनिकनेस से जबरदस्त सपोर्ट मिलता है। हमारे डेयरी सेक्टर की दूसरी विशेषता है भारत का डेयरी कोऑपरेटिव सिस्टम। आज भारत में डेयरी कोऑपरेटिव का एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। यह सम्मेलन 15 सितंबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम में वैश्विक और भारतीय डेयरी उद्योग से जुड़े उद्यमियों, विशेषज्ञों, किसानों और नीति योजनाकारों सहित सभी हितधारक शामिल होने वाले हैं। सम्मेलन में पोषण और जीविका के लिए डेयरी इस विषय पर विचार विमर्श भी किया जा रहा है। विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 में 50 देशों के 1500 से अधिक प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश में तीनों सेनाओं में समन्वय के प्रयास जारी हैं। आज नई दिल्ली में भारतीय सेना के लॉजिस्टिक्स सेमिनार को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने पर बल दिया। उन्होंने साझा प्रचालन तंत्र की आवश्यकता बताई ताकि एक सेना के संसाधन निर्बाध रूप से अन्य सेनाओं को उपलब्ध कराए जा सकें। उन्होंने कहा कि सेनाओं में समन्वय से प्रचालन तंत्र को सर्वाधिक लाभ होगा। नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमीज के सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स में से एक है। लॉजिस्टिक्स किसी देश में प्रोडक्टिविटी से लेकर इन्फ्लेशन रेट, एनर्जी की कास्ट, उनकी अवेलेबिलिटी और इकोनॉमी के अनेक अन्य महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स को यह प्रभावित करता है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखें, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक लॉजिस्टिक्स से हम दो चार होते ही रहते हैं। हमारा खाना पीना, पहनना ओढ़ना, पढ़ना लिखना या बिजनेस, हर चीज लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है। हम ध्यान दें तो पाएंगे कि हो सकता है सुबह हमारे ब्रेकफास्ट की प्लेट में जो फूड ग्रेन्स हमें मिला उसका कुछ हिस्सा पंजाब से आया हो तो कुछ बंगाल से आया हो। धीरे धीरे लॉजिस्टिक्स का दायरा और युद्ध में उनका रोल बढ़ता चला गया। वार की प्रिपेयर्डनेस के अनुरूप राइट टाइम
और राइट प्लेस पर राइट क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ राइट आइटम्स सेनाओं के पास उपलब्ध हों, इसे इंश्योर करने में मिलिट्री लॉजिस्टिक्स सिस्टम की भूमिका भी स्वाभाविक रूप से बढ़ती गई। जैसा कि हम जानते हैं कि वार्स का सामना भले ही दशकों के अंतराल पर करना पड़े, पर मिलिट्री लॉजिस्टिक्स की तैयारी हमें हमेशा रखनी ही पड़ती है। श्री सिंह ने कहा कि भारत 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। भविष्य में युद्ध और प्रशासनिक क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में साजो सामान की सुचारू आपूर्ति बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रचालन तंत्रों में एकीकरण और देश की आत्मनिर्भरता के लिए अनेक महत्वपूर्ण नीतियां बनाई हैं, जिनमें राष्ट्रीय प्रचालन तंत्र नीति और प्रधानमंत्री गति शक्ति प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुनियादी ढांचा विकास पर विशेष रूप से ध्यान देना शामिल है। श्री सिंह ने सरकार के विभिन्न उपायों का उल्लेख किया, जिनसे विश्व स्तरीय सड़क, राजमार्ग और एक्सप्रेसवे के निर्माण में मदद मिली है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाहक डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने कहा कि संघ की बैठक में भारत को जोड़ने पर चर्चा हुई है। भारत में स्व का मतलब है सभी समाज को जोड़ना। उन्होंने रायपुर में चल रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक के समापन अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में ये बात कही। श्री वैद्य ने कहा कि देश में विविधता के बाद भी एकता है। संग्राम इसमें भारत का कोई प्रदेश, कोई जाति, कोई जनजाति, कोई वर्ग बाकी नहीं रहा जिसका इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं था। केवल कुछ लोगों के नामों की चर्चा अधिक होती है। पहली बार सारे देश ने अनुभव किया कि सबका सहभाग था। अनेक लोगों के तो पता नहीं था हमारे गांव से ऐसा कुछ हुआ है, तो बहुत गौरव का अनुभव सब लोगों ने किया है। लेकिन स्वाधीनता, स्वतंत्रता, स्वदेशी स्वावलंबन में एक शब्द कॉमन है, वो भारत का स्व है। ये स्व को समझना आवश्यक है। ये भारत का स्वत्व है, यही सारे भारत को आपस में जोड़ता है। हमारी अनेक भाषा लोग बोलते, अनेक जातियों के नाम से जाने जाते, अनेक उपासना लोग का पालन करते हैं, परंतु सबको एक साथ जोड़ने वाला जो भारत का स्व है, यह स्व कैसे प्रकट होगा उस पर भी चर्चा यहाँ पर हुई। डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने बताया कि 3 दिन तक चलने वाली बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रमुख प्रतिनिधि शामिल हुए। उन्होंने कहा कि संघ में अनेक गतिविधियां चलती हैं, जैसे कि गौ सेवा, ग्राम विकास, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता। इन विषयों को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा शिक्षा और वैचारिक क्षेत्र, आर्थिक जगत, सेवा कार्य और विभिन्न सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी इस सम्मेलन में चर्चा की गई। कोरबा जिले में आज सुबह सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस घटना पर दुख जताया है। एसडीएम नंदी पांडे ने बताया कि ये दुर्घटना राष्ट्रीय राजमार्ग पर मड़ई घाट के निकट हुई है। रायपुर से सीतापुर जा रही बस खड़े ट्रेलर से टकरा गई। दुर्घटना में 2 व्यक्ति घायल हो गए, जिनकी हालत चिंताजनक है। घायलों को कोरबा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। के आसपास में ये जो रायपुर से सीतापुर जा रही थी बस, इसका मड़ई के आगे 400 मीटर आगे ट्रक से टकराने से दुर्घटना हुई है, जिसमें अभी तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। जो घायल हैं उनका ओडिया के हॉस्पिटल में और कोरबा के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। जो मृतक हैं उनको परिजनों की सूचना देकर बुला लिया गया है और उनको ससम्मान भेजने की व्यवस्था की जा रही है। वहीं एक और हादसा भिलाई के सेक्टर एरिया में हुआ। इस सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि भिलाई के सेक्टर 10 गणेश पंडाल के पास असंतुलित वाहन की चपेट में आने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। वहीं 3 अन्य लोग घायल भी हो गए हैं। दुर्ग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव ने घटना के बारे में जानकारी दी। जो कि भी गणेश विसर्जन के लिए निकले हुए थे, सेक्टर 10 चौक के पास पीछे से गाड़ी आई कार और उस ट्रेलर से टकराई, जिसमें गणेश प्रतिमा थी और उस ट्रेलर में बैठे हुए 2 लोग समिति के वो नीचे गिर गए। तत्काल उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। इसमें आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है अपराध पंजीबद्ध होने के बाद। श्री ध्रुव ने बताया कि वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है।
वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में याचिका की वैधता पर सहमति दे दी है। न्यायालय ने अंजुमन कमेटी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह मामला सुनवाई के योग्य है। जिला न्यायाधीश ए.के. विश्वेश ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 पर आधारित मुस्लिम पक्ष के याचिकाकर्ताओं के तर्क को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि सभी याचिकाकर्ता सुनवाई की अगली तिथि 22 सितंबर तक जवाब दाखिल करें। ये मामला 5 महिलाओं की याचिका से संबंधित है जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं की दैनिक पूजा करने की अनुमति मांगी है। उनका मानना है कि ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवारों पर इन देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है। उसने याचिका की वैधता पर भी प्रश्न उठाया था। द्वारिका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का अंतिम संस्कार आज मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में किया गया। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कल नरसिंहपुर में श्रीधाम के झोटेश्वर आश्रम में अंतिम सांस ली थी। वे 99 वर्ष के थे। वे 1981 में शंकराचार्य बने थे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल भी गए थे। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर शोक व्यक्त किया है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का अतुलनीय योगदान सदैव याद किया जाएगा। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिम बंगाल की खाड़ी, तटीय ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर स्थित अवदाब और चक्रवाती घेरे के कारण प्रदेश के मौसम में ये परिवर्तन आया है। वातावरण में नमी भी बढ़कर 98% तक पहुंच गई है। बीते 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग में सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई है। बीजापुर में लगातार बारिश के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने का मामला भी सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक बच्ची सहित 4 लोग घायल हो गए। सभी का इलाज बीजापुर जिला अस्पताल में चल रहा है। बारिश के कारण बीजापुर जिले के निंगाचल नदी और छोटे छोटे सैकड़ों पुल पुलिया और सड़कों में भी जल भराव के कारण गांव से संपर्क कट गया है। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। तो वहीं बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम कार्यालय के अनुसार बस्तर संभाग के बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के संबंध में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बस्तर संभाग के सभी जिलों के कलेक्टरों ने भारी वर्षा की चेतावनी को देखते हुए राहत और बचाव दल को आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दे दिए हैं। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ के विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का किया उद्घाटन। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश में तीनों सेनाओं में समन्वय के प्रयास जारी। आज नई दिल्ली में भारतीय सेना के लॉजिस्टिक्स सेमिनार को किया संबोधित। रायपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक में आनुषांगिक संगठनों के कामकाज पर हुई चर्चा। और कोरबा जिले में आज सुबह सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने घटना पर जताया दुख। और इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।